बाहर भी तो खराब हवा है। पॉल्यूशन को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लोगों को कैसे समझ में आए कि खतरा है? जब बच्चों का सिम्टम स्टार्ट हो रहा है तो जो घरेलू नुस्खे हैं, आप उन्हें गागल देना चालू करें, 50% बच्चे इसी से ठीक हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं होती तो आप अपने जो नियर जो फिजिशियन है, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट उनके पास जाएं और जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू करें। महीने में 2 बार या मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ बाहर और वो तुरंत बीमार पड़ जाते। पहले से 5 से 7 साल में अगर हम जो चीजें बच्चों में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो बच्चे के लिए वो इम्यून सिस्टम उसको अपना मानेगा, उसको नॉन सेल्फ नहीं मानेगा। बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? जो जेनेटिक फैक्टर जो एलर्जी से रिलेटेड हो सकती हैं उनमें अस्थमा सबसे ऊपर आती है। इनहेलर और नेबुलाइजर खतरा है कहीं से सेहत के लिए? इनहेलर को लेना ही बहुत इंपॉर्टेंट है और कोई एडिक्शन नहीं, वो बहुत सेफ मेडिसिन है। नेबुलाइजर बच्चों को देते बिकॉज वो इनहेलर प्रॉपरली ले नहीं पाते, तो यूजुअली हम नेबुलाइजर या इनहेलर हम लोग एक किट से उनको बच्चों को देते हैं। इम्यूनिटी कितना रोल निभाती है? इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब जिसको हमारी बॉडी ने सेल्फ माना हमें उसके अगेंस्ट में रिएक्शन नहीं होगा। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है? इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है? ये गजल कम, दिल्ली का विजुअल प्रेजेंटेशन ज्यादा लगता है। और दिल्ली क्यों, अब लगभग कई शहरों के हालात ऐसे ही हैं। पॉल्यूशन की वजह से स्मॉग जैसी स्थिति रहती है। स्कूल खुलने को नहीं पाते क्योंकि बच्चों की सांसों पर खतरा है। इसलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। हमारे साथ इस वक्त रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष जायसवाल साथ में हैं। डॉक्टर साहब, आपका लगभग 18-20 साल का तजुर्बा है, तो पिछले कुछ वक्त में आपके पास क्या पेशेंट्स की तादाद बढ़ी है, बाढ़ सी आ गई है एक तरह से कहें तो? डेफिनेटली अगर हम देखिए हम लोग का जो ओपीडी में जो फॉल है पेशेंट्स का, पहले क्या होता था कि यूजुअली हम देखते थे यंगर जनरेशन या ओल्डर जनरेशन जिनको अस्थमा या सीओपीडी की प्रॉब्लम होती थी वो ओपीडी में आते थे। पर हम देख रहे हैं अभी जो बच्चों का जो नंबर जो बढ़ रहा है, अब देखा गया कि हर 3 में से 1 बच्चे को किसी न किसी चीज़ की एलर्जी है। पोल्यूशन के कारण जो प्रॉब्लम है, जेनेटिक्स के कारण जो प्रॉब्लम है, तो जो ये स्पेक्ट्रम है ये बहुत बढ़ गया है। अब बच्चों से लेके कोई भी एज ग्रुप का बंदा सामने आ सकता है जो आपकी ओपीडी में जिनके नंबर्स बढ़ रहे हैं। साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो पोल्यूशन के कारण लंग्स की प्रॉब्लम जो बहुत बढ़ गई है, या जो स्मोकिंग के कारण जो चलन बहुत बढ़ गया है, ई सिगरेट्स का जो चलन बहुत बढ़ गया है, इससे भी बहुत से पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के अब ओपीडी में डायरेक्टली आने लग गए हैं। डेफिनेटली इस समय अगर इस चीज़ को नहीं संभाला गया तो ये नंबर और विगत वर्षों में बढ़ता रहेगा। यानी आप कह रहे हैं पहले जो किसी को साथ में एक प्रॉब्लम होती थी उसको ज़्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब केसेस बढ़ रहे हैं और हर व्यक्ति लगभग वल्नरेबल है। वो किस वजह से है? क्या हमारे क्योंकि अब जितनी भी डॉक्टर से हमारी बात हुई, आप किसी भी बीमारी को उठा लेंगे, एक बड़ी वजह वो पॉल्यूशन जो हमारा वातावरण है उसको बताते हैं और दूसरी वजह मिलावट है। तो ये क्या परिस्थिति जन्य है सब? हाँ, देखिए बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। केवल रेस्पिरेटरी मेडिसिन ही, आप अगर डायबिटोलॉजी देखें, नेफ्रोलॉजी देखें, कार्डियोलॉजी देखें, आप देखिए हर जगह लोगों की नंबर्स बढ़ रहे हैं। सो इसके बहुत मल्टी फैक्टोरियल चीज़ है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो जो हम लोग की लाइफस्टाइल में जो चेंज आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा वेस्टर्नाइजेशन हुआ है हमारे डाइट पैटर्न का, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पोल्यूशन का जो रैम्पेंट बढ़ना, लोगों को जो जो जितने गैजेट्स हमारे हाथ में आ गए हैं, वी आर मोर ऑफ आजकल हम लोग ऐप प्रोन ज़्यादा काम करते हैं, हम लोग घर में ज़्यादा रहना चूज़ करते हैं। और कोविड के बाद तो देखिए एक ऐसा सर्ज आया है कि जो ये ऑनलाइन कल्चर स्टार्ट हुआ है बहुत ज़्यादा हो गया। पहले हम लोग के समय में बच्चे बाहर खेलते थे, स्कूल से आए हम लोग और शाम को 8 बजे घर घुसते थे। पर अब क्या देखा जा रहा है कि बच्चा कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, किसी कंप्यूटर में वो अपने घर पे टीवी देख रहा है या घर पे प्रोग्राम देख रहा है। एक इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियर फैमिली का जो भी चलन बढ़ रहा है उसके कारण भी ये बड़ा ही प्रॉब्लम हुआ है। पहले घर के जो बड़े बुजुर्ग थे बच्चों को बाहर पार्क ले जाते थे, उनको घुमाते थे, उनकी जो मसल ग्रोथ होती थी, जो उनके अंदर बोन का ग्रोथ होता था, वो ग्रोथ भी रुका हुआ है बिकॉज बच्चे आजकल अब घर पे बैठे शिथिल हो गए हैं। चाहती कि मतलब जब हम रेस्पिरेटरी बात करते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ नाक से सांस लेने वाले, या तो हाउ दिस इज कनेक्टेड टू कि आप घर पे मोबाइल देख रहे हैं, क्योंकि बाहर भी तो खराब हवा है, लोग यही कहते हैं, और इस वजह से स्कूलों की छुट्टियां हो रही हैं कि बाहर जाएंगे तो सांस नहीं लेंगे। उसके लिए क्या डेवलप होना चाहिए, या मतलब कैसे आप फाइट कर सकते हैं इसको? देखिए सबसे पहले तो इस चीज़ को हमें जो ये चीज़ें बढ़ रही हैं, तो अगर आप एक पॉल्यूशन को एक छोटी समस्या नहीं ना, पॉल्यूशन को तो हमें हर एक लेवल पे देखना पड़ेगा। केवल हमारे बात करने से पॉल्यूशन कभी ख़त्म नहीं होगा। तो पॉल्यूशन में आप इंडिविजुअली हम लोग क्या कर सकते हैं, सरकारें क्या कर सकती हैं, सोशल जो हमारी एज सर्विसेज हैं वो क्या कर सकती हैं, इन सबको भी देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। डेफिनेटली पॉल्यूशन को कम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने, अगर
हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हम्म। उसको पहले दिन से ही समझना बहुत ज़रूरी है, पहले दिन से उसको हिट करना हम्म। बहुत ज़रूरी हो गया है। मास्क का जो यूज़ हम लोग बोलते हैं, जो रेस्पिरेटरी हाइजीन हम लोग बोलते हैं, अब देखिए हर घर में आप किसी के भी घरे बच्चे हो, महीने में 1-2 बार तो बच्चा स्कूल नहीं जा पाता बिकॉज़ ऑफ उसको कफ एंड कुछ ना कोल्ड कुछ है, कुछ ना प्रॉब्लम है। कुछ जी। प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी की चल रही है। रेस्पिरेटरी में यूजुअली हम लोग कफ, कोल्ड, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। पर जो सबसे कॉमनेस्ट सिस्टम है रेस्पिरेटरी का वो है हम लोगों का जो ये कफ एंड कोल्ड जो हो सकता है। हम्म। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के इम्यून सिस्टम पे बहुत देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों क्या खा रहा है, बच्चा किस तरीके से अपनी लाइफ़स्टाइल जी रहा है। हम्म। भले हम बशर्ते हम बच्चों को बाहर नहीं बेच पा रहे हम्म। बिकॉज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हम डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि जब अर्ली मॉर्निंग में पीक टाइम या इवनिंग में जब बहुत ज़्यादा एक्यूआई रहता है तो बच्चों को घर पे ही रखें। ऐसे कंडीशन में बहुत ज़रूरी थी घर में ऐसे गेम्स लाए जाएँ जिससे उसके मानसिक के साथ-साथ उसके शारीरिक विकास पे भी उसको बढ़ावा दिया अब जाए। हम ये सब बातें करने लगेंगे तो लोग कहेंगे ज्ञान मत दो, वो अभी पहले हुँ। बहुत ज्यादा ज्ञान की बात हो जाएंगी, ये करना चाहिए वो करना चाहिए और AQI वगैरह। तो क्रमवार चलते हैं। सबसे पहले तो लोगों को कैसे समझ में आए कि खतरा है, कि आपके बच्चे को बुखार हुआ या थोड़ी सी एलर्जी हुई, खांसना छींकना शुरू किया, कहाँ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है और किस किस तरह से, मतलब लक्षण क्या आप पहचान सकते हैं और किस उम्र के दायरे देखिए, में? अगर कोई बच्चे की अगर हम बात करते हैं, तो अगर जो बच्चे अगर आजकल बच्चों को बहुत जल्दी रिकरेंट कॉफ एंड कोल्ड होता है, अगर हम्म। ऐसे बच्चे तो बहुत ज़रूरत है कि जब बच्चों का सिम्पटम स्टार्ट हो रहा है, तो जो घरेलू नुस्खे हैं, घरेलू हम्म। नुस्खे में क्या कर सकते हैं आप उसको स्टीम देना चालू करें, हम्म। आप उन्हें गागल देना चालू करें, 50% बच्चे इसी से ठीक हो जाते हैं। इसके बाद भी अगर दिक्कत नहीं होती तो आप अपने जो नियर जो फिजिशियन है या जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उनके पास जाएं और जल्दी अपना ट्रीटमेंट चालू करें। हम्म। अगर बच्चा आपका एलर्जिक है तो उसको वैक्सीन जरूर लगवाएं। वैक्सीन से बहुत हम लोग अच्छे लेवल तक प्रिवेंट कर सकते हैं कोई भी डिजीज़ की मॉर्बिडिटी। फ्लू की और फ्लू वैक्सीन। की वैक्सीन लगाएं जो कि अब तो हम हर एक एज में बोलने लगे हैं बिकॉज। और दूसरा बात ये भी देखिए ना, आजकल अभी एक नया वायरस आ गया, पहले एक वायरस गया था, हम्म। अभी जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस आ गया उसके कारण बच्चे बहुत बीमार होने लग गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बच्चों को वैक्सीन ज़्यादा प्रॉपरली टाइम पे लगाएं। वैक्सीनेशन बच्चों का नहीं हुआ है। हम्म। प्लस अगर अर्ली सिम्टम्स का डिटेक्शन करें, डॉक्टर के पास जाएं, जो घरेलू नुस्खे उसको अपना करें। अगर इसके बाद ही बच्चे को फीवर आने लग जाता है, चेस्ट पेन होने लग जाता है, ब्रेथलेसनेस होने लग जाता है, तब हम्म। तो बहुत ज़रूरत है कि आप एक रेस्पिरेटरी वाले को जरूर से दिखाएं। तो ये जो आपने घरेलू नुस्खों की बात की है, ये खतरा नहीं है कि मतलब कोई भी कर सकता है? क्योंकि कई बार लोग अति कर देते हैं, तुरंत सर्च इंजन पे देखा और उसके बाद कहा कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, हम नहीं जाते डॉक्टर के पास। देखिए, इनिशियली तो देखिए अगर कोई से बच्चों को स्टार्ट हो रहा है कफ एंड कोल्ड तो इनिशियली डॉक्टर के पास जाने का कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती भी नहीं ना, बिकॉज हमें 2 से 48 घंटे तक वेट करना चाहिए। क्योंकि बॉडी का खुद एक इम्यून सिस्टम है जो कि हर डिजीज़ को रोकने में काम करता है। अगर दो उस दौरान आप ज़्यादा फ्लूइड दें, डाइट पे ध्यान दें हम्म। और उसको आप स्टीम दें। स्टीम का भी एक तरीका होता है, आप दिन में 2 या 3 बार ही स्टीम दे सकते हैं। अगर आप हर 2-2 घंटे पे स्टीम उससे देंगे तो ज़्यादा नहीं उसको जाओ। बच्चे को नाक में से खून आने लग जाएगा। तो स्टीम का भी एक लिमिटेशन है। आप गर्म पानी दे रहे हैं तो इट शुड बी गुनगुना पानी। बहुत गर्म देंगे तो उसका थ्रोट और डैमेज हो जाएगा। हम्म। तो हर चीज़ का एक लिमिटेशन है, हर अच्छी चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट भी है। तो हम्म। इस चीज़ को समझ के सामंजस्य बैठा के ही हमें वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको महीने में 2 बार या मतलब थोड़ा सा एक्सपोजर हुआ बाहर और वो तुरंत बीमार पड़ जाते? क्या बच्चे मतलब बहुत ज़्यादा हमने लोगों ने नाजुक बना दिए हैं कि उनका एक्सपोजर नहीं है इतना ज़्यादा, बिल्कुल वो धूल में नहीं खिलाते और वो तुरंत बीमार हो जाते बाहर देखिए, जाते इसमें ही? ना अगर हम जो इम्यूनिटी की थ्योरी पे जाएं तो पहले से 7 साल 5 साल तक ही बच्चों का सारा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। हम्म। यानी पहले से 5 से 7 साल में अगर हम जो जो चीज़ें बच्चों में इंट्रोड्यूस कर देंगे तो वो बच्चे के लिए वो इम्यून सिस्टम उसको अपना मानेगा, उसको नॉन सेल्फ नहीं मानेगा। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ, आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई, हम बच्चों को बचपन अरे इसको सफाई कर दो, इसको धूल में भेजो, धूल के खेलों में मत ले जाओ। इससे क्या होता है, जो इनिशियल ईयर में जो हम लोगों को मिलता है एंटीजन जो मिलता है बॉडी उसको सेल्फ मान लेती है। हम्म। फिर आगे फ्यूचर में अगर वही चीज़ आती है तो हमें उससे इम्यूनिटी नहीं होती है। आपने देखा होगा कोई विदेश से बच्चा आता है वो इंडिया में आते बीमार हो जाता है हम्म। और जैसे वो पानी पिएगा वैसे बीमार हो जाएगा। हम्म। इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं ना कि उसका वो बहुत सेंसिटिव बच्चा है। इसका ये मतलब है कि जो एंटीजन हमारे अंदर यूजुअली हैं जो हमें प्रॉब्लम नहीं करते, उस हम्म। बच्चे के लिए एंटीजन एक रिएक्शन करते हैं, उसको इम्यूनिटी के कारण उसको दिक्कत होने लग जाती है। तो बहुत ज़्यादा जैसे हमारे बड़े बूढ़े के बच्चों को खेलने दो, धूल में खेलने दो, नीचे कर रहे हैं करने दो, इससे भी बच्चों की इम्यूनिटी बनती है। हम्म। तो पहला तो पॉइंट है इम्यूनिटी का जो हम लोग को देखना। पर अगर ऐसे बच्चे जिनको हर हफ्ते में 2 बार 3 बार दिक्कत हो रही है जी। तो ये उसके परे है। उस बच्चे को या तो कोई राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, अस्थमा के सिम्टम्स होंगे। बच्चों की टाइमली इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन ऐसे बच्चों को लगाना बहुत ज़रूरी है।